जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने MCQs क्वेश्चन की प्लेलिस्ट। तो ये पहली वीडियो है हमारी MCQs क्वेश्चन की, जो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के MCQs हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें गिवन है रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ लाइंस डिफाइंड बाय लाइन 1 रिलेटेड टू लाइन 1 इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देन रिलेशन आर इज। तो हमें बताना है रिलेशन कैसा है अगर लाइन 1 रिलेटेड है लाइन 2 के, इन केस लाइन 1 परपेंडिकुलर हो लाइन 2 के। तो हमें चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है हमें सेम एलिमेंट्स के लिए चेक करना होता है, मतलब लाइन 1 क्या लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। तो लाइन 1 ये है और लाइन 1 यही है। इसका मतलब लाइन 1 अपने आप की कभी परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब ए और सी तो होंगे नहीं। तो ए और सी की कंडीशन पहले ही केस में ख़त्म। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या डिफाइन होता है हमें? सिमेट्रिक में डिफाइन होता है अगर लाइन 1 रिलेटेड है लाइन 2 के, तो लाइन 2 भी क्या होनी चाहिए? रिलेटेड होनी चाहिए लाइन 1 के। तो लाइन 1 हमारी परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ये हमें गिवन है। लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। तो क्या लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल होगी। तो ये कंडीशन ट्रू। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी। तो बी ऑप्शन के लिए हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर ट्रांजिटिव होता है तो हमारा बी ऑप्शन सही है, अन्यथा डी ऑप्शन। तो ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करेंगे अगर लाइन 1 रिलेटेड है लाइन 2 के और लाइन 2 रिलेटेड है लाइन 3 के, तो हमें चेक करना है लाइन 1 भी रिलेटेड होनी चाहिए लाइन 1 के, मतलब लाइन 1 रिलेटेड होनी चाहिए लाइन 3 के। ठीक, चेक करते हैं हम कंडीशन। ये लाइन 1 है हमारी जो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, और लाइन 3 है जो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। ये गिवन कंडीशन है। तो क्या लाइन 1 लाइन 3 के कभी परपेंडिकुलर होगी? कभी नहीं होगी, या तो पैरेलल होगी या कोलिनियर होगी। तो ट्रांजिटिव केस भी हमारा ख़त्म। इसका मतलब बी ऑप्शन भी ख़त्म। तो हमें मिलता है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्राइंगल्स विद साइड्स T1, T2, T3 एंड T4। ये 4 ट्राइंगल्स गिवन है जिनकी साइड्स गिवन है हमें। एंड ए रिलेशन आर इन सेट ऑफ ट्राइंगल डिफाइंड एज आर इक्वल टू ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। ये रिलेशन डिफाइन है। और रिलेशन कैसे गिवन है? लाइन ट्राइंगल 1 सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल 2 के, ये रिलेशन हमें गिवन है। तो विच ट्राइंगल बिलोंग टू द सेम इक्विवेलेंस क्लास? तो कौन से ऐसे 2 ट्राइंगल हैं जो इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनमें तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम चेक करते हैं पहले ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के लिए। ट्राइंगल 2, तो ट्राइंगल 1 में हमें साइड गिवन है 3, 4 एंड 5, और सेकंड में गिवन है 5, 12 एंड 13। तो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? ट्राइंगल सिमिलर होने की हमें कुछ कंडीशंस पता हैं। जैसे पहली कंडीशन है अगर 2 एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं, या एक एंगल इक्वल हो जाए, 2 पेयर साइड्स की प्रोपोर्शनल हो जाएं, या थर्ड केस जिसमें तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो इसमें एक भी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है और एंगल्स के बारे में हमें डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर नहीं है, इसका मतलब T1 और T2 तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। तो T1 और T3 की कंडीशन, T2 और T3 की कंडीशन देखते हैं। तो T2 हमें गिवन है 5, 12 एंड 13, और T3 हमें गिवन है 6, 8 एंड 10। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर नहीं है, क्योंकि 5/6 12/8, तो दोनों के जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो दोनों की प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब सेकंड केस भी
फॉल्स हो गया। अब चेक करते हैं हम T1 एंड T3। तो T1 में हमें गिवन है 3, 4 एंड 5 और T3 में गिवन है 6, 8 एंड 10। तो 3/6 1/2, 4/5 8, 1/2 5/10, 1/10 मतलब 1/2। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब T1 और T3 रिलेटेड हैं, इक्विवेलेंस क्लास को सेटिस्फाई करते हैं। T1 एंड T4 हम चेक कर लेते हैं, 3, 4, 5, 4, 7, 9। तो T1 एंड T4 भी हमारे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है सेट ए जिसमें 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स गिवन है और रिलेशन हमें डिफाइंड एज 1, 2 एंड 2, 1। तो हमें बताना है क्या रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक होगा ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करने पर। तो चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 1, 2, 2, 1 हमें गिवन है, 1, 1 ऐड करने पे क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 तीनों एलिमेंट, तीनों ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसकी वजह से रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, तो पहला ऑप्शन हमारा फॉल्स। नाउ सेकेंड ऑप्शन में हम चेक करते हैं 1, 2, 2, 1। तो ये पहले से ही सिमेट्रिक है। अगर हम 2, 3 और ऐड कर देते हैं तो हमें 3, 2 भी चाहिए इसे सिमेट्रिक होने के लिए। इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड चेक हमें गिवन है ट्रांजिटिव होगा अगर 1, 1 ऐड कर दिया जाए। तो हमें गिवन है 1, 2, 2, 1। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1, 1 भी यहाँ पर हमें गिवन है, ऐड कर दें तो ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। डी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, क्योंकि 1, 2, 2, 1 और 3, 2 ऐड करेंगे तो हमें 2, 3 भी चाहिए। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। हमें गिवन है सेट ए बी सी। तो हमें बताना है एक आइडेंटिटी रिलेशन कौन है। तो RABAC। तो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें सेम इमेज फॉर्म हो। तो AA BB और CC अगर फॉर्म होता है तो हमारा तो हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में ये है। तो A में नहीं है, B में एग्जिस्ट कर रहा है, C में भी है लेकिन C में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गया तो ये भी नहीं है, और D में भी नहीं है। इसका मतलब हमारा B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रिलेशन S इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज X रिलेटेड टू Y implies X minus Y plus √3 is an irrational number। तो हमें बताना है क्या रिलेशन S रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव फर्स्ट केस के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने कहा है सेम एलिमेंट। तो कोई भी हम सेम एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने अगर सेम एलिमेंट लिया 1, 1, तो 1 minus 1 plus √3, तो 1, 1 कैंसिल, √3 आ गया। √3 इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं हम। सिमेट्रिक के लिए हमें कंडीशन पता है, √3 और 2 ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि √3 minus 2 plus √3 कितना आएगा? 2√3 minus 2 विच इज़ इरेशनल नंबर, बिल्कुल। अब हम चेक करेंगे 2√3 के लिए। तो 2√3 के लिए हम चेक करा 2 minus √3 प्लस √3, जिसमें √3 हमारा कैंसिल और हमें मिल गया 2 विच इज़ रैशनल नंबर। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। सेम तरीके से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक पहले से ही नहीं है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन एज fx इक्वल टू 5x प्लस 4। x रिलेटेड है रियल नंबर से। इफ़ g इज़ ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r इज़ इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो हमें बताना है gx होगा क्या। तो इनवर्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका, हम लेट कर लेंगे fx को y, fx इज इक्वल टू y। तो fx इक्वल टू y, इसका मतलब 5x प्लस 4 हमारा हो गया y के बराबर। नाउ हम x के टर्म्स में x को बना लेंगे इंडिपेंडेंट, x को बना लेंगे डिपेंडेंट।
तो ये हो गया हमारा 5x इज इक्वल टू वाई माइनस 4. इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा y माइनस 4 बाई 5. तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू. अब x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से, मतलब gx से. हम रिप्लेस कर देंगे x को gx से और y को x से. तो ये मिल जाएगा हमें gx इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 5. तो ये हो गया हमारा gx. तो ये है हमारा C ऑप्शन. तो C ऑप्शन हमारा हो गया सही. तो C इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर हमें 7th में गिवन है एक सेट A जो डिफाइंड है 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज A टू A मैप्ड है हमारा डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन. तो किस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन नहीं होंगे. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो ये फंक्शन है और इसका इन्वर्स. तो हमेशा याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट होगा. हमेशा इन्वर्स फंक्शन सेम होगा. 1, 2, 2, 1 एंड 3, 1. तो ये हमारा गलत आंसर हो गया, क्योंकि हम इन्वर्स कैसे लिखेंगे. अगर f हमारा a से a में रिलेटेड है, हमने माना g इज़ इन्वर्स, तो g भी a से a में होगा. तो हमें f डिफाइंड है b सेट में. अगर हम इसे इन्वर्स लिखें तो इन्वर्स हम लिखेंगे, इन्वर्स हमने लिखा 2, 1, 1, 2 एंड 1, 3. और हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता है कि डोमेन कांट बी रिपीटेड, बट यहाँ 1 रिपीट हो रहा है. इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया. तो बी डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन. तो बी हमारा गलत ऑप्शन. इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर. 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 और रिलेशन हमें डिफाइंड है 1, 2. देन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन. तो हमें बताना है ट्रू या फॉल्स. इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो कभी भी आपको एक सेट गिवन है, उसके रिलेशन में सिर्फ एक एलिमेंट गिवन है जो एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं, तो वो हमेशा, अगर सिंगल एलिमेंट गिवन है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन है. चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव है नहीं, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 चाहिए. सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1, 2 गिवन है तो 2, 1 भी एग्जिस्ट होना चाहिए, जो 2, 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ट्रांजिटिव होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए. 2 कंडीशन यहाँ पर हैं ही नहीं. इसका मतलब 1 कंडीशन के लिए हमेशा सेट जो रिलेशन डिफाइंड होगा वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा. इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया ट्रू. तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन में भी हमें ट्रू फॉल्स ही पूछा गया है. एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो. तो क्वेश्चन 9th में कहा गया है अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाती है तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगी. तो कंडीशन फॉल्स. हम टेस्ट कर लेते हैं. सिमेट्रिक माना हमने एक सेट है A 1, 2 एंड 3. तो हमने कहा एक रिलेशन फॉर्म हो रही है जिसमें हमें गिवन है 1, 2, 2, 1 एंड 1, 1. तो देखिए सिमेट्रिक भी है. 1, 2, 2, 1, 1, 1 सिमेट्रिक है, बिल्कुल है. ट्रांजिटिव है 1, 2, 2, 1, तो क्या 1, 1 एग्जिस्ट, बिल्कुल है. तो ट्रांजिटिव भी है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ 2, 2 और 3, 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स. क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सेट A इज इक्वल टू AB. द नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन फ्रॉम A टू A पॉसिबल आर 2, 4, 1 और 3. तो 1, 1 फंक्शन के लिए हमें पता है कितने नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन पॉसिबल हैं. तो ये होता है हमारा A में, अगर A से मैप्ड है B में, और A में एलिमेंट हैं अगर M और B में एलिमेंट हैं अगर N. तो नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं हमारे N, P, M. तो हम इसे निकाल लेते हैं. तो अब हमें गिवन है 2, P, 2. तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है. तो 2p2 हमारा होता क्या है 2 फैक्टोरियल अपॉन
2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन में हमें डिफाइंड है इफ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 6 क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 एस्ट्रिक 2। तो 1 एस्ट्रिक 2 होगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 5। नाउ अब हमें निकालना है इसका जो सॉल्यूशन है 5 एस्ट्रिक 6, तो ये हो गया हमारा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये सॉल्व करके आ गया हमारा 61। तो 61 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 12th क्वेश्चन में हमें गिवन एक फंक्शन डिफाइंड है, मैप्ड है R टू R, और हमें फंक्शन डिफाइंड है 5x प्लस 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू f इनवर्स। अभी हमने सेम क्वेश्चन पीछे करा था जिसमें f इनवर्स x को हमें g की तरह डिफाइन था, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं इसे 5x प्लस 4 y के बराबर मानेंगे और x को हम सिंगल कर देंगे तो y माइनस 4/5, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे x से, तो x माइनस 4/5, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो 13th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो 13th क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 हमें डिफाइंड है जिसमें x1 x2 के बराबर है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू a देन द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज, तो क्या होगा, हमें पता है ये डेफिनेशन है 1 फंक्शन की, तो 1 फंक्शन ही हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट होगा, और ऑन टू होगा तो बिल्कुल होगा क्योंकि x1 x2, तो इसका मतलब 1 एंड ऑन टू दोनों, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज R13 42 24 23 31, और ये बिलोंग करता है सेट ए से जिसमें 1 2 3 4 हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है इन सेट ए। तो चेक करना है पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 चाहिए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें 2 एलिमेंट 2 ऑर्डर पे लेने और तीसरा ऑर्डर पे उनके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का लाई करना चाहिए। तो 1 3 है, अब 3 से बिलोंग करने वाला 1 3 1, तो क्या 1 1 बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। हाँ, हम चेक करते हैं इसमें सिमेट्रिक के लिए, तो 1 3 क्या 3 1 लाई करता है, बिल्कुल करता है। 4 2 क्या 2 4 करता है, बिल्कुल। 2 3 क्या 3 2 लाई करता है, नहीं करता, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तो डी हो गया हमारा राइट आंसर। 50th क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन ए डिफाइंड बाय x एस्ट्रिक y इज इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस xy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देन 2 क्रॉस 3 एस्ट्रिक क्या होगा। तो हमें जो फंक्शन डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन उसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस 12x और x की वैल्यू है हमारी 2 प्लस xy, x है 2 और y है 3, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं 1 प्लस 24 प्लस 6 24 30 31 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया है। 16th क्वेश्चन में हमें गिवन है रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) डिफाइंड एज रूट x माइनस 1 एंड 3 माइनस x। तो रेंज जैसा कि हमें पता है रेंज होता है सॉल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन रियल नंबर के लिए हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन में हमारे और ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि रूट के अंदर या तो 0 आ सकता है या पॉजिटिव वैल्यू आएगी तभी वो रियल नंबर को सेटिस्फाई कर देगा, अगर नेगेटिव होती है तो वो इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। और डी भी हो सकता है लेकिन डी नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि वो 0 के बाद 1 तक, क्योंकि 1 कंडीशन भी यहाँ हमारी क्या कर रही है, इसे 0 ही कर रही है, इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आप इसे याद कर सकते हैं।
तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले अगर रूट में गिवन है तो रूट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहली कंडीशन, और ये हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। तो ए यूनियन बी इक्वल हो, ए इक्वल टू बी है या ए इक्वल टू सी है या बी इक्वल टू सी है, ए। तो हम इसे समझते हैं वेन डायग्राम से। तो ए बी एंड सी ये 3 सेट हमें डिफाइंड है, ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी है वही ए इंटरसेक्शन सी है, सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब ए बी और सी में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। और ए यूनियन बी मतलब ये सब, और ए यूनियन सी मतलब ये सब क्या है, इक्वल है। इसका मतलब बी और सी क्या हो गए हमारे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि कॉमन पोर्शन एंड कंबाइंड पोर्शन दोनों अगर किसी भी सेट के सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो दोनों सेट हमारे क्या होंगे, एक यूनिक सेट ही होंगे, मतलब दोनों सेट एक ही सेट को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18th क्वेश्चन हमें डिफाइन है ए और बी दो सेट हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज एफ। तो एफ 21 प्रकार का फंक्शन है। तो एक्स प्लस 5 मतलब कि x की कोई भी वैल्यू पुट करें उसमें 5 ऐड करते तो वो आएगी हमारी रेंज। तो x है हमारा डोमेन, x है डोमेन और x प्लस 5 है हमारा रेंज। तो x प्लस 5 रेंज आएगी और x की वैल्यू हमारी डोमेन को डिफाइन करती है। तो x हमारा लेंगे हम a से b में फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब मैपिंग है a टू b। तो फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 5, तो x की वैल्यू है हमारी 1, तो x प्लस 5 हो जाएगा हमारा रेंज जो आएगी वो कितनी आएगी, 1 पुट करने पर 6, 2 पुट करने पर आएगी हमारी 2 प्लस 5 7 और 3 पुट करने पर आएगी 8। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमारा एक कोडोमेन में एलिमेंट मौजूद है जो रेंज को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, एक मैपिंग है, 1-1 मैपिंग भी है और एक भी एलिमेंट हमारा कोडोमेन का छूटा नहीं है। तो ये डिफाइन करता है ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 5 ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन में हमें बताना है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log 3x/3। तो ये x/3 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, x/3 है। तो ये हमें इसके लिए डोमेन बताता है। डोमेन होती है हमारी x की वैल्यूज़ हमें डिफाइन करनी है, तो किस वैल्यू के लिए क्या सॉल्यूशन आने वाला है। तो डोमेन हम चेक करेंगे साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से 1 और साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो है हमारी log बेस 3 x/3 जो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो log को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस e होती है, लेकिन यहाँ हमें बेस 3 गिवन है तो 3 की पावर हम कर देंगे दोनों तरफ, 3 की पावर -1 एंड log कैंसिल x/3 और इधर भी 3 की पावर 1। तो ये हो गया 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 1 बचेगा हमारा। तो इधर आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू आ गई हमारी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो जो डोमेन है हमारी वो होगी 1 to 9। तो ये है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रिलेशन R ऑन सेट 1, 2 एंड 3 डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू 1, 2। तो हमें बताना है रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक एंड नन ऑफ दिस। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन अगर गिवन है जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर होता है
तो वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा, तो वो होगा सिर्फ ट्रांजिटिव। तो कभी भी एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो तो हम हमेशा क्या कहेंगे, वो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 21th क्वेश्चन, जिसमें गिवन है हमें द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड ऑन रैशनल नंबर -0, मतलब रैशनल नंबर जिसमें से हमने 0 एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ऐसे ए एस्ट्रिक बी हमें डिफाइंड है ए बी डिवाइड बाई 2, तो ए बी मल्टीप्लाइड है और डिवाइड बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर -0 एलिमेंट। तो हमें बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप सब ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम अगर पुट कर दे बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो सेम एलिमेंट आए तो उसे हम कहते हैं, तो ई हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम इससे फाइंड कर देते हैं। तो ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए कब होगा, तो हम इसे डेफिनेशन में पुट कर देते हैं। तो ए ई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए, तो ए से ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन रिलेशन। तो गिवन जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 2 होगा। तो 2 होगा हमारा राइट आंसर, तो सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर।